दूसरे दिन मैं देर से उठा। मालूम हुआ कि मिस्टर पांडे अपने ऑफिस जा चुके हैं। मीनाक्षी घर में मौजूद थी। हमने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने मीनाक्षी से कहा, मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। दोपहर के बाद वापस आऊंगा। वो बड़ी आजिज़ी से बोली, मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव, स्वामी जी के आगे मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। मैंने कहा, जरूर करूंगा। वो बोली, मैं आपको स्वामी जी के मंदिर में छोड़ आती हूँ। मैं असल में स्वामी जी के मंदिर में नहीं बल्कि करीम भाई से लिया हुआ एक कंगन फरोख्त करने अहमदाबाद के सराफा बाजार में जाना चाहता था। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। हमें महावीर जी का आदेश है कि स्वामी नारायण के मंदिर अकेला ही जाऊं। मीनाक्षी खामोश हो गई। मैंने कंगन अपने वॉस्केट की जेब में सिगरेट लाइटर ट्रांसमीटर के साथ ही रख लिया था। मैं अकेला ही मिस्टर पांडे के बंगले से निकलकर एक तरफ हो गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि सराफा बाजार कहाँ है। मैं कोठियों और बंगलों के उस इलाके से निकलकर एक बड़े बाजार में आ गया जहाँ बसें, वैगने, रिक्शे वगैरह चल रहे थे। मैंने एक खाली टैक्सी को रोक लिया। बंगले से निकलते ही मैंने देख लिया था कि एक आदमी मेरे पीछे लग गया था। ये पुलिस का आदमी ही हो सकता था। जब मैं टैक्सी में सवार होने लगा तो मैंने बड़ी चालाकी से पीछे देखा। वो खुफिया पुलिस का आदमी भी एक टैक्सी को हाथ से रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त सराफा बाजार जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे सराफा बाजार जाने और दुकान पर कंगन फरोख्त करने की सारी रिपोर्ट मुमकिन है मिस्टर पांडे तक भी पहुंच जाए। मैंने टैक्सी वाले से कहा, स्वामी नारायण जी के मंदिर चलो। टैक्सी आगे बढ़ गई। मैंने थोड़ी दूर जाकर सामने वाले शीशे में से देखा। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी भी हमारी टैक्सी के पीछे पीछे थोड़ा फासला डालकर चली आ रही थी। मैं इस खुफिया पुलिस वाले को धोखा देकर उसकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहता था, और मेरे जैसे ट्रेंड कमांडो के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरी टैक्सी शहर के मुख्तलिफ बाजारों में से गुजरती स्वामी नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रही थी। मैंने ये मंदिर पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी जैन भगत का मंदिर ही था। दो एक बाजारों में से गुजरने के बाद मैं पीछे मुड़कर अकबी शीशे में से देख लेता। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी बराबर मेरा ताक़ुब कर रही थी। उसकी निगाहों में अभी मैं कोई मुजरिम या गैर मुल्की जासूस नहीं था। वो तो मेरी सिर्फ नक्लो हरकत की निगरानी करने पर मामूर था और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। टैक्सी एक बाजार का मोड़ घूमकर दूसरे बाजार में दाखिल हुई तो सामने स्वामी नारायण जी का मंदिर था। मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियां और रिक्शे खड़े थे। पुजारी अंदर जा रहे थे। इनमें औरतें ज्यादा थीं। मैंने टैक्सी छोड़ दी और मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। दालान में बड़ी सी कनात लगी थी। बाहर से आए हुए यात्री भी वहाँ बैठे थे। जैन मत में भी बुद्ध की तरह बुतों की पूजा से मना किया गया है, मगर महावीर वर्धन की वफात के बाद उसके पुजारियों ने खुद उसका बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी, और ये पूजा अब तक चली आ रही थी। दालान में एक दरख्त के नीचे एक नंगा फकीर लेटा हुआ था। हिंदू औरतें और मर्द उसके आगे हलवा पूरी और दही के दोने रख रहे थे। वो बिल्कुल अल्फ नंगा था और हिंदू औरतों को जरा सी भी शर्म हया महसूस नहीं हो रही थी। ये सारी तफसीलात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये वो हकीकतें हैं जिनका मुजाहिरा आज भी पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवान हिंदुस्तान के शहरों, खास तौर पर गुजरात, काठियावाड़ के शहरों और कस्बों में जाकर देख सकते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों, बनारस, मिथरा, इलाहाबाद और नागपुर में भी नंगे जट्टाधारी साधु आम देखने में मिलते हैं। हिंदू नौजवान और बूढ़ी औरतें इन अल्फ नंगे साधुओं की भी पूजा करती हैं और उनके आगे दूध, मक्खन, हलवा पूड़ी पेश करती हैं। मगर जिन शहरों में जैन धर्म का ज्यादा असर है, वहाँ तो अल्फ नंगे फकीर गलियों बाजारों में चलते फिरते, दुकानों पर खड़े होकर लोगों से हलवा पूड़ी मिठाइयों से अपनी सेवा कराते अक्सर नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि जैन मत में एक फिरके का नाम दिगंबर है। दिगंबर फिरके के लोग घरों में भी अल्फ नंगे रहते हैं। अगरचे अब घरों में जैनी लोगों के नंगे रहने का रिवाज नहीं रहा, लेकिन इस फिरके के साधु जोगी आज भी नंगे फिरते हैं। सीक्रेट पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था। यह मंदिर काफी बड़ा मंदिर था और इसके 2-3 दरवाजे थे। मैंने चल फिरकर इसका जायजा ले लिया था। मैंने अपना ताक़ुब करने वाले सीक्रेट पुलिस के आदमी को अपने पीछे मंदिर में दाखिल होते नहीं देखा, मगर मुझे यकीन था कि वो मंदिर में दाखिल हो चुका है और मुझ पर नजर रखे हुए है। सीक्रेट सर्विस के आदमी बड़े मंझे हुए और तजुर्बाकार आदमी होते हैं। वो जिस पर एक बार निगाह रख लें फिर उसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देते। अब मेरा कमाल और मेरी कमांडो ट्रेनिंग का तकाजा ये था कि मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी नजरों से ओझल हो जाऊं। मैं मंदिर के एक बड़े हॉल कमरे में आ गया, जहाँ महावीर वर्धन का नंगा बुत सजा हुआ था। पुजारी उसके कदमों में महंत के पास फल, मिठाइयाँ और पैसे रख रहे थे। इस हॉल कमरे का एक दरवाजा पिछली तरफ खुलता था, जहाँ पुजारी औरतों मर्दों का काफी रश था। मैं भी उस रश में घुस गया और झुककर लोगों के दरमियान से होता दूसरे दरवाजे में से निकल गया। दूसरी तरफ एक बाड़ बनी हुई थी। मैं उसमें से भी गुजर गया और अब मंदिर की अकबी सड़क पर आ गया था, जहाँ मुझे जो पहला रिक्शा नजर आया उसमें बैठ गया और रिक्शे वाले से कहा, चलो। ये मोटर रिक्शा था। रिक्शा स्टार्ट हुआ और सड़क पर दौड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। मैं सीक्रेट पुलिस वाले की जद में से निकल आया था। मुझे हंसी आ गई। असल में खुफिया पुलिस वाला भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरी नक्लो हरकत की रिपोर्ट ऊपर पहुंचाना चाहता था। ये उसका रूटीन का काम था। आखिर मैं भारत की इतनी अहम सीक्रेट एजेंसी रॉ के चीफ के घर मेहमान बनकर ठहरा हुआ था।
खुफिया पुलिस का फर्ज था कि वो मेरी निगरानी करे। मुझे भी अगर कंगन फरोख्त न करना होता तो मैं खुफिया पुलिस के आदमी से बचने की बिल्कुल कोशिश न करता। मैं नहीं चाहता था कि वो मुतल्लिका महकमे को ये रिपोर्ट दे कि रॉ के चीफ के यहाँ जेनी भगत ठहरा हुआ है जो सराफा बाजार में कंगन फरोख्त कर रहा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये रिपोर्ट मीनाक्षी के बाप मिस्टर पांडे को भी मिलेगी। मैं अपने बारे में मिस्टर पांडे को किसी किस्म के शकूक शुबहात में नहीं डालना चाहता था। मोटर रिक्शा जरा आगे गया तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि साहब कहाँ जाएंगे। मैंने कहा सराफा बाजार ले चलो। उसने कहा यहाँ सराफा बाजार तो कोई नहीं है, ला बाजार लिए चलता हूँ, वहाँ सराफों की कुछ दुकानें हैं। अहमदाबाद का ला बाजार हमारे लाहौर के बिल्कुल अनारकली बाजार जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनारकली के मुकाबले में दुगना चौड़ा है। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि इस बाजार का नाम लॉ बाजार किसने और क्यों रखा है। इसी बाजार में आम के जूस की दुकानें भी थीं और साड़ियों, मनियारी और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें भी। बाजार के अंदर एक बाजार था जहाँ सराफों और जोहरियों की दुकानें नजर आईं। मैं एक दुकान में घुस गया। एक जर्द रंग का भारी तोंद वाला गुजराती सेठ गद्दी पर बैठा किसी से फोन पर गुजराती जबान में बातें कर रहा था। मैं दुकान के अंदर कुर्सी पर इसी तरह बैठ गया कि बाजार से गुजरने वाले मुझे न देख सकें। सेठ फोन करके मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने वॉस्कट की जेब से कंगन निकालकर उसके आगे रख दिया। वो कभी कंगन को और कभी मेरी तरफ देखता। मेरा ख्याल है यही सोच रहा होगा कि मेरा हुलिया तो जैन मत के साधु संतों वाला है और फिर ये कंगन मेरे पास कहाँ से आया। मैंने उसका शक दूर करने की कोशिश करते हुए उसे बताया कि ये मेरी बड़ी मौसी के खानदानी कंगन है। उसका बेटा आला तालीम हासिल करने के वास्ते विलायत जा रहा है। मौसी के पास अपने बेटे को विलायत भेजने के लिए इतने पैसे नहीं थे, चुनाचे वो अपना ये खानदानी कंगन फरोख्त करना चाहती हैं। गुजराती सेठ ने मेरी वजाहत की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी। वो बार बार कंगन पर जड़े हुए हीरे मोतियों को आतशी शीशे की मदद से देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि कंगन कोई नायाब किस्म की चीज है। उसने कंगन मेरे सामने शीशे के काउंटर पर रख दिया और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से बोला, ये पुराने टाइप का है, आजकल इसका फैशन नहीं है। बोलो इसका क्या लेगा। मुझे मालूम था कि सेठ झूठ बोल रहा है। कंगन इंतहाई कीमती था, मगर उससे कोई कारोबार करने नहीं आया था। वैसे भी मुझे एक माकूल रकम मिल जाती तो मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा, सेठ तुम जो दे सकता है बोल दो। सेठ ने एक बार फिर कंगन को गौर से देखा और बोला, हम तुम्हें इसका 20,000 रुपया देगा। उसके आगे एक पैसा भी नहीं। कंगन कम से कम 2.5-2.5 लाख की मालियत का होगा, लेकिन मेरे लिए 20,000 ही काफी थे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा, ठीक है सेठ, कंगन रख लो और 20,000 रुपया निकालो। सेठ ने कंगन काउंटर के दराज में रख लिया और हजार रुपए के 20 नोट गिनकर मेरे हवाले कर दिए। न उसने मुझसे रसीद लिखवाने का कहा, न मैंने रसीद की कोई बात की। 20,000 रुपए वॉस्कट के अंदर वाली जेब में डालकर मैं बाजार में आ गया। अब मुझे CID वाले की कोई फिक्र नहीं थी। अगर वो मुझे ला बाजार में घूमते फिरते देख भी लेता तो देखता रहता। वहां से निकलकर मैं दोबारा नारायण जी के मंदिर में वापस आ गया। यहाँ नकली किस्म की पूजा की। महंत ने मेरी कलाई में मंगलसूत्र देखा तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप तो वरदान है, मुझे कोई सेवा बताइए। मैंने मुस्कुराकर कहा, महंत जी मैं तो महावीर जी का भगत हूँ, अपने हाथ से गेंदे के 2 फूल दे दें। महंत ने मुझे गेंदे के फूलों का पूरा हार दे दिया। मैंने हार अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और मंदिर के गेट के आगे से टैक्सी लेकर वापस मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने मीनाक्षी से कहा था कि मैं दोपहर के बाद आऊंगा, मगर मेरा काम जल्दी हो गया था। मैं अपने ऊपर वाले कमरे में आ गया। मैंने 20,000 के नोट अपनी वॉस्कट की अंदरूनी जेब में ही रहने दिए। मैं सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि जम्मू तवी जाने वाले मिलिट्री ट्रेन की मालूमात हासिल करने के लिए मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अहमदाबाद का मौसम उस रोज हब्स आलूद सा था। टेरिस की तरफ खुलने वाली लंबी खिड़कियों पर सफेद पर्दे गिरे हुए थे। मेरा पोर्शन का एयर कंडीशनर भी चल रहा था। कमरे में बड़ी खुशगवार ठंडक थी। इतने में मुझे बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर खिड़कियों के पास आ गया। पर्दा जरा सा हटाकर शीशे में से नीचे देखा। मिस्टर पांडे की कार बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। गाड़ी में उसके अलावा कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो दूर से मुझे यूरोपियन लगे, क्योंकि उनके रंग गोरे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वापस सोफे पर आकर बैठ गया। मीनाक्षी की गुजरातन मुलाजिमा ने, जिसको घर में सब बाई जी कहते थे, मुझे ऊपर जाते देख लिया था। वो मेरे लिए ठंडा मशरूब और कॉफी बनाकर ले आई। साहब आपको कॉफी अच्छी लगती है, इसलिए कॉफी भी ले आई हूँ। मैंने हंसकर कहा, बाई तुम बड़ी अच्छी हो। उसने ट्रे मेज पर रख दिया और हाथ बांध कर बोली, स्वामी महाराज मेरा मालिक रोज रात को शराब पीकर मुझे पीटता है, उसको ठीक कर दो। आप महावीर के भगत हो, मुझ पर कृपा करो। मैंने ठंडे मशरूब के 2 घूंट पीकर कॉफी की प्याली में चम्मच हिलाते हुए कहा, भाई चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा मालिक तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। वो बड़ी खुश हुई और साड़ी के पल्लू से मेज साफ करने लगी। मैंने उससे पूछा कि नीचे कौन आया है गाड़ी में। बाई बोली, मालिक आए हैं। मैंने कहा, क्या अकेले ही आए हैं दफ्तर से? वो कहने लगी, नहीं साहब, मेहमान भी हैं, गोरे हैं, ये कभी कभी आया करते हैं। अच्छा स्वामी जी मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे घंटी बजाकर बुला लेना। मैंने कहा, ठीक है भाई जी। वो चली गई तो मैं सोचने लगा कि ये गोरे यूरोप के किस मुल्क के आदमी हो सकते हैं।
जरूर मिस्टर पांडे ने उनसे कोई बड़े राज की बातें करनी होंगी जो उन्हें साथ लेकर ऑफिस से बंगले पर आए हैं। इतने में मेरे कमरे के टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से मीनाक्षी की आवाज आई, स्वामी आप नारायण जी के मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए हैं। मेरा तो ख्याल था कि आपको वहाँ देर लगेगी, आपने ही तो कहा था कि मैं शाम के बाद वापस आऊंगा। मैंने कहा महावीर जी के आगे खास प्रार्थना करनी थी, वो करके मैं वापस आ गया। एक दो बाजारों की सैर जरूर की है। तुम्हारा अहमदाबाद शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। वो खुश होकर बोली, मैं आ रही हूँ। उसने नमस्कार कहकर फोन बंद कर दिया। मीनाक्षी करीब ही किसी जगह से फोन कर रही थी। 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि उसकी कार बंगले में दाखिल हुई। कमरे में आते ही उसने मामूल के मुताबिक मेरे कदम छुए और अदब से मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। कहने लगी, मैं चौक वाले शॉपिंग सेंटर में थी। मेरे दिल ने कहा फोन करूं, गुरुजी आ गए होंगे और आप आ गए। वो हस्बे मामूल मुझे देखकर बेहद खुश हुई थी। कहने लगी, कल रात डांस सेंटर में रीना लेनी देवी आपका पूछ रही थी। कहने लगी, स्वामी जी से कहना मुझे भी दर्शन दे दिया करें। मैंने बेनियाजी से कहा, उसे कहो महावीर जी की तरफ ध्यान लगाए। इससे पहले कि मीनाक्षी कोई और बात करती, मैंने उससे पूछा कि उसके डैडी अचानक दफ्तर से घर क्यों आ गए हैं, खैरियत तो है। वो बोली, जब उन्हें किसी बाहर के आदमियों से कोई खास मीटिंग करनी होती है तो उन्हें लेकर घर आ जाते हैं। वो सीक्रेट मीटिंग दफ्तर में कभी नहीं करते। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बज़ाहिर बड़ी बेपरवाही से पूछा, क्या कोई खास मेहमान आए हैं? मीनाक्षी ने बड़े राजदारी से मेरी तरफ झुककर कहा, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं, ये इसराइली हैं। दिल्ली में हमारे रक्षा मंत्री के फौजी कंसल्टेंट हैं। महीने में 2-1 बार हमारे डैडी से सीक्रेट मीटिंग करने दिल्ली से अहमदाबाद जरूर आते हैं। मैंने मीनाक्षी से मजीद कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने मौजू बदलते हुए आजिज़ाना लहजे में कहा, गुरुजी कल से नाव के नीचे उभार पर फिर दर्द होने लगा है, मुझ पर कृपा कीजिए, शिव जी भगवान से कहकर मुझे अच्छा कर दें। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी खातिर आज रात शिव जी भगवान से प्रार्थना करूंगा, उसके बाद तुम अच्छी हो जाओगी। मीनाक्षी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, आंखों में आंसू भरकर बोली, गुरुजी मैं जीवन भर आपकी उभारी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, बस मेरी ये बीमारी दूर कर दें। मैंने उसे पूरी तसल्ली दी तो उसे बेहद इत्मीनान हो गया। उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि मैं जब इंडिया की सबसे बड़ी डांसर बन जाऊंगी तो आपको सोने का ताज पहनाऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी। मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। असल में मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे मालूम था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसराइली हुकूमत के साथ फौजी मुशावरती अमूर के सिलसिले में एक खुफिया माहिदा कर रखा है और इसराइली फौजी माहिरीन भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भारत हुकूमत की तखरीबी कार्रवाइयों में पूरी तरह शामिल होते हैं। खास तौर पर कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक आज़ादी के कुचलने के लिए इसराइली कमांडो भी सरगर्म अमल हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि इसराइल भी पाकिस्तान का दुश्मन है और भारत भी पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की नापाक कोशिशों में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान के 2 दुश्मनों का गठजोड़ था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि नीचे मिस्टर पांडे के पास जो इसराइली फौजी माहिरीन दिल्ली से खास तौर पर आए हैं वो किस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। ये मालूम करना इतना आसान नहीं था। इस मामले में मीनाक्षी से कुछ पूछना या उसे अपने एतमाद में लेना मेरे मिशन के लिए एक खतरनाक इकदाम साबित हो सकता था। मैं दिल ही दिल में इस नुक्ते पर गौर करता रहा और मीनाक्षी से इस मामले में फिर कोई बात न की। वो पढ़ी लिखी बाशऊर औरत थी। उसे ख्याल आ सकता था कि आखिर मैं इसराइली फौजी मशीरों के बारे में इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी बराबर अपनी बीमारी और अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें किए जा रही थी। फिर उसने घड़ी देखी और बोली, खाने का वक्त हो रहा है, अच्छा हुआ मैं भी आ गई, हम इकट्ठे भोजन करेंगे। खाने के लिए भोजन का लफ्ज मुझे बड़ा जहर लगता था, मगर उस वक्त मैं मीनाक्षी को ये लफ्ज बोलने से मना नहीं कर सकता था। मैं अभी आती हूँ, ये कहकर मीनाक्षी नीचे चली गई। बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया, पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा। मिस्टर पांडे का ड्राइवर गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया था और मिस्टर पांडे अपने इसराइली मेहमानों से गाड़ी के बाहर खड़े हाथ हिलाकर उन्हें रुखसत कर रहे थे। इसका मतलब था कि मिस्टर पांडे खुद दफ्तर नहीं जा रहे थे। मैंने इसराइली मेहमानों को गौर से देखने की कोशिश की। दूर से मुझे उनके चेहरे गोरे ही नजर आ रहे थे। ये 3 इसराइली फौजी मुशीर थे। हर एक के हाथ में एक एक ब्रीफकेस था। वो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी बंगले के गेट से निकल गई। मिस्टर पांडे वापस मुड़े। मैं भी खिड़की से अलग होकर सोफे पर बैठ गया। मैं वॉस्कट की जेब में से सीक्रेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर उसका जायजा लेने लगा। उस वक्त अपने मास्टर स्पाई करीम भाई से कुछ अहम बातें करना जरूरी थी, मगर मैं रेडियो ट्रांसमीटर पर इससे ये बातें नहीं कर सकता था। सीढ़ियों पर मीनाक्षी के कदमों की खास आवाज आई। वो जिस अंदाज से सीढ़ियां चढ़ती थी मैं उससे आशना था। मैंने लाइटर जल्दी से जेब में रख लिया। मीनाक्षी ने आते ही मुस्कुराकर कहा, डैडी कहते हैं हम सब खाना मिलकर खाएंगे। उन्होंने मुझे ये पूछने के लिए भेजा है कि अगर आपको पसंद हो तो खाना नीचे खाएं या डैडी भी ऊपर ही आ जाएं। मैंने बेताल्लुक सा होकर कहा, ठीक है, नीचे ही खा लेंगे। मिस्टर पांडे शुगर के मरीज थे। सीढ़ियां चढ़ते तो दम फूल जाता था। मैं और मीनाक्षी नीचे उतरे तो वो मेरे स्वागत को सीढ़ियों के पास हाथ बांधे खड़े थे।
मेरे घुटने छूकर नमस्कार किया और बोले, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाता है, मेरी ये तकलीफ भी दूर कर दें, आप अंतर्यामी हैं। मैं बड़े पहुंचे हुए साधु संत की तरह एक हाथ आशीर्वाद देने के अंदाज में ऊपर उठाए उनके आगे आगे चलता ड्राइंग रूम में आ गया। फिर वही सब्जियों वाला फीका खाना खाने लगा। खाने पर मिस्टर पांडे मीनाक्षी के बारे में बातें करते रहे कि मुझे उसकी भी फिक्र है, कहीं अच्छा सा योग मिल जाए तो ये भी अपना घर आबाद करे। मीनाक्षी ने कहा, डैडी मैं भी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर पांडे मुस्कुराने लगे। स्वामी जी आप ही इसे कोई शिक्षा दें, ये आपकी भक्तनी है। मिस्टर पांडे ने मौजू बदलते हुए कहा, आज सुबह डॉक्टर मेरी एक्सरे रिपोर्ट दे गया है। एक्सरे में मेरे गुर्दे की 3 पत्थरियां साफ नजर आ रही हैं। आपकी कृपा से मेरी किडनी का दर्द तो खत्म हो गया है, अब इन पत्थरियों को भी खत्म करा दें, मैं तो आपके चरण धोकर पीऊंगा। मैंने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि मिस्टर पांडे की 2 पत्थरियां जरूर खत्म कर दूंगा। 2 पत्थरियां गायब करने में चंद्रिका मेरी मदद कर सकती थी, तीसरी पत्थरी मैं दूसरे मौके के लिए रहने दूंगा। मैंने उसे कहा, पांडे जी तुम्हारे घर में कदम रखा है तो महावीर जी की कृपा से उसके घर के सारे कष्ट दूर कर दूंगा। आज रात महावीर जी के चरणों में हाजिरी दूं। मिस्टर पांडे का जर्द चेहरा खुशी से चमक उठा। जल्दी से अलमारी में से एक्सरे निकाल कर मुझे दिखाई। उसमें एक गुर्दे में 3 पत्थरियां वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। 2 पत्थरियां बड़ी थी, एक थोड़ी छोटी थी। रात को मैंने महावीर जी के चरणों में हाजिरी देने का झूठा ड्रामा रचाया। अपने बेडरूम की सफाई कराई, अगरबत्तियां लगाई, फूलों के हार लाकर रखे, 3 दिए जलाए और हिदायत कर दी कि रात के वक्त कोई आदमी कोई नौकरानी मेरे बेडरूम के करीब भी न गुजरे। मैं पलंग के पास कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। मीनाक्षी मेरे आगे पीछे फिर रही थी। मैंने उसे हुक्म दिया, अब तुम भी चली जाओ और सुबह तक यहाँ मत आना। वो डर कर फौरन चली गई। जब मैं बेडरूम में अकेला रह गया तो उठकर सबसे पहले अगरबत्तियां बुझाई, क्योंकि उनकी तेज खुशबू से मेरा सर चकराने लगा था। दिए भी बुझा दिए। पलंग पर थोड़ी देर लेट कर आराम किया। उस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे। पूरे 12 बजे मैं पलंग से उतरकर सोफे पर आकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता चंद्रिका को आवाज देनी शुरू कर दी। मेरी तीसरी आवाज पर कमरे में एकदम से लोबान की खुशबू फैल गई। मैं खुश हुआ। दूसरे लम्हे चंद्रिका मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने चंद्रिका से बड़े प्यार से पूछा कि मुझे जम्मू तवी जाने वाली असलहे की ट्रेन की तारीख और वक्त बता दो। चंद्रिका जल्दी से उठकर सामने वाले सोफे पर चली गई। उसकी आवाज भी तल्ख हो गई। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा अगर तुमने मुझसे मेरे जन्मभूमि भारत को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात पूछी तो मैं तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैंने फौरन माजरत पेश कर दी और कहा, आइंदा ऐसी बात नहीं पूछूंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें 2 छोटी सी मामूली सी बातों के लिए बुलाया है। चंद्रिका मेरी तरफ खामोशी नजरों से देखने लगी। वो कुछ न बोली। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि मीनाक्षी को जो बीमारी लगी है उसे खत्म कर दो। दूसरी बात यह है कि मीनाक्षी के बाप के गुर्दे में 3 पत्थरियां हैं, उनमें से 2 पत्थरियां गायब कर दो। तुम इनकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम पहले भी मेरी मदद कर चुकी हो। चंद्रिका ने कहा, तुम जहाँ तक पहुँच गए हो बस मैं तुम्हारी यहाँ तक ही मदद कर सकती थी। इसके आगे तुमने जो कुछ भी करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं तुम्हारी किसी तकरीबी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगी। मैंने कहा, तुम्हारी बात पर मैं अमल करूंगा। चंद्रिका ने हाथ का इशारा करके कहा, मेरे पास आओ। मैं उठकर उसके पास चला गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मिस्टर पांडे से कहना कि सुबह 10 बजे के बाद अपने गुर्दों का एक और एक्सरे करवाए। उस एक्सरे में उसके गुर्दों की पत्थरियां हमेशा के लिए गायब हो चुकी होंगी और मीनाक्षी की बीमारी कैसे दूर होगी। वो भी परेशान है और मुझे अभी उसकी भी जरूरत है। चंद्रिका ने कहा, सुबह तुम्हारे लिए चाय लेकर मीनाक्षी ही आएगी। उसके नाफ के नीचे जो उभार है उस पर अपना हाथ रखकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना। जब हाथ उठाओगे तो मीनाक्षी की बीमारी भी खत्म हो गई होगी। मैं चंद्रिका का शुक्रिया अदा करने लगा तो वो उठकर मेरे करीब आ गई और मेरे जिस्म के साथ लगकर बोली, तुम क्यों मेरा शुक्रिया अदा करते हो मेरे पतिदेव? शुक्रिया तो मैं तुम्हारा उस रात अदा करूंगी जब तुम मेरे साथ अपना वादा पूरा करोगे। मेरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। खुदा जाने ये औरत अपनी इनायात के बदले मुझसे किस किस्म का वादा पूरा करवाना चाहती थी। बहरहाल अब मैं फंस चुका था। मुझे उससे किया हुआ कम से कम एक वादा जरूर पूरा करना था। चंद्रिका ने मेरे माथे को चूम लिया, फिर खुद ही शर्मा कर बेडरूम की ख्वाबंगेज रोशनी में मेरी नजरों से ओझल हो गई। अब मैं बेताबी से सुबह होने का इंतजार करने लगा, मगर अभी सुबह होने में काफी देर थी। मैंने बेडरूम की बत्ती बुझाई और सो गया।